औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम आपके सामने के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों, बिलखुसूस मेरे वतन पाकिस्तान के मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और मेरे वतन की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, हम आज बात करने चले हैं आर्मी चीफ़ के हवाले से। आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बगावत नाकाम हो चुकी है और जिन लोगों ने इस बगावत में हिस्सा लिया उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, जल्द अवाब के सामने पेश कर दिए जाएंगे। आइए हम इस तनाजुर के अंदर बात करते हैं कि ये आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बगावत का सिलसिला कब से शुरू हुआ और कहाँ शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ और इसके क्या मोहरिकात थे, उसकी क्या वजूहात थी जिसकी तहत ये सारे सिलसिले किए जा रहे थे। नाज़रीन, सबसे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा एक अपने मुल्क के वतन पाकिस्तान की जो 75 साल तारीख़ है उसके हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर कितने लोग जो हैं वो बरसदे इक़्तिदार आए और उन्होंने वज़ारत के उज़्मा के कलमबंदान संभाले, और उसके साथ साथ कितने हमारे जो फ़ौजी अफसरान थे जिन्होंने जो है मुल्क के अंदर जो है सदारत और वज़ारत और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है ज़िम्मेदारियाँ संभाली। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो इक़्तिदार के अंदर आए वो अय्यूब खान साहब थे, जो जनरल थे, फील्ड मार्शल अय्यूब खान साहब। उन्होंने इक़्तिदार संभाला जो सिविल हुकूमत से इक़्तिदार जिसे कहते हैं ज़बरदस्ती लिया जाता है, उसे मार्शल भी कहते हैं, फिर उसको सिविल मार्शल भी कहते हैं, जब उस अवाम से कुछ लोगों को नुमाइंदा लेकर उनकी हुकूमत बना दी जाती है। उसके बाद याह्या खान तशरीफ़ लेकर आए। याह्या खान ने भी एक अरसा गुजारा और उसके बाद एक तवील अरसा के लिए जनरल ज़िया-उल-हक़ साहब, जो कि रेफरेंडम कराकर सदर भी मुंतखब हुए और एक तवील अरसे तक पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करते रहे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये वो सदर थे जो ताहयात सदर रहे और शहादत के बाद ही जनाब उनकी जगह दूसरा जो है वो हमारी हुकूमत आई। इसके बाद एक और जनरल साहब थे जिनका जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है और उनको हमारी अदालतों ने जो है मफरूर भी करार दिया, जो दुबई में जाकर काफ़ी अरसे तक क़याम पज़ीर रहे और फिर उनका जस्द खाकी पाकिस्तान आया और उसको एजाज़ के साथ जो है तदफीन की गई। अच्छा, इसके अलावा जो सिविल हज़रात थे उन्होंने जो हुकूमत की उसमें 16 अफराद हैं और 4 ये हैं, तो 20 अफराद थे। इमरान नियाज़ी साहब का 21वां नंबर था। उनके अंदर बहुत सारे अफराद हैं, उनके सबके नाम नहीं लूँगा। उसमें ख़ास जो आज के दौर में ख़ास नाम पहचाने जाते हैं नवाज़ शरीफ साहब हैं और बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो पारीना हो चुके हैं। ये सारी हुकूमतों में इन 2 अफराद ने, बेनज़ीर ने और नवाज़ शरीफ ने, एक नहीं दो मरतबा और 3 मरतबा भी बारी ली। अब नियाज़ी साहब जब हुकूमत में आए तो इनका 21वां नंबर था और 21वें नंबर पर आने के बाद इन्होंने भी कोशिश ये की कि मेरी बारी भी दोबारा आए, लेकिन हालात कुछ साजगार नहीं रहे, यूँ कि जिनके कंधों पर चलकर ये आए थे वो कंधे आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इतने दबा दिए, उनको इतना नोचा कि वो कंधे वो हटाने पर वहाँ से मजबूर हो गए। नाज़रीन, इस यहाँ पर एक छोटी सी और बात आपके साथ शेयर करता चलूँगा कि पिछले 71 साल के अंदर जो अदाद व शुमार जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं, जो हमारी हुकूमतों ने बताए हैं कि पिछले 71 साल के अंदर पाकिस्तान ने 21,000 अरब का कर्जा लिया। कितने? 71 सालों में 21,000 अरब का कर्जा लिया। और पाकिस्तान के अंदर उस कर्जे से कितनी डेवलपमेंट हुई, कितने डैम बने, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, कितने रोड बने, कितने एयरपोर्ट बने, कितनी जनाब अली पाकिस्तान को जो है वो 71 सालों के अंदर जो पाकिस्तान परवान चढ़ा वो आपके सबके सामने, उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक मुख्तसर से कलील अरसे के लिए जो हुकूमत आई, जो इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत थी, उन्होंने सिर्फ अपने 3.5 पौने 4 साल के अंदर, बल्कि 3.5 पौने 4 साल भी ना कहें क्योंकि कर्जे तो पहले ले चुके थे, 1 साल पहले उनके कर्जे सारे हो चुके थे। उन्होंने 2-2.5 साल के अरसे के अंदर 31,000 अरब कर्जा लिया। अब ये बात है सोचने की, 31,000 अरब कर्जा जो लिया गया उसमें पाकिस्तान कितना परवान चढ़ा, कितना पुराना कर्जा उतारा, ये सब
चीज़ें मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप देखें। और आज तक जो यूथ है ये कहते चले आए हैं कि जनाब नियाज़ी साहब को टाइम नहीं दिया गया, उनको मज़ीद टाइम दिया जाता तो वो जनाब अली पाकिस्तान को जो है नया पाकिस्तान बना देते। 31,000 अरब जो था वो कहाँ गया, कहाँ इस्तेमाल हुआ, कौन से प्रोजेक्ट्स में लगा? कोई चीज़ अगर होती तो वो अब मौजूदा हुकूमत जो 1 साल का अर्सा गुजार चुकी है वो ज़ाहिरी तौर पर हमें बता देती। अब हम बात करते हैं चल के दोबारा बगावत के हवाले से कि आर्मी चीफ, ये वो जनरल आसिम मुनीर साहब है जो आर्मी चीफ बनने जा रहे थे, जो इमरान साहब के दौर के अंदर काफ़ी एक्टिव थे और इमरान साहब के साथ जो समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी मलेशिया के अंदर, जिसमें महातिर मोहम्मद और क्या नाम है मलेशिया के महातिर मोहम्मद और तैयब उर्दुगान दोनों आए थे। इमरान खान साहब ने एन वक्त के ऊपर आने से इनकार कर दिया था। उसके बाद जब इमरान साहब ने दौरा किया तो उस दौरे में ये उनके साथ थे। कुछ ज़ाती मामलात, कुछ इनकी घरेलू मामलात को आश्कार करने की वजह से ये उनके ख़िलाफ़ हुए और उन्होंने जनरल बाजवा के ज़रिए इनको जो है वो उस ओहदे से हटवा दिया जिस ओहदे पर ये फाइज थे। अब ये सिलसिला वहाँ से शुरू होता है। उस वक़्त से लेके 29 नवंबर जब इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे का हल्फ उठाना था, अपनी सीट संभाली थी, उससे पहले इमरान नियाज़ी साहब ने बहुत कोशिश की, पूरी जोर लगाया। फ़ौज के अंदर से कुछ लोगों को खड़ा किया, जो जनरल फैज़ साहब इनके सिगाए राज के अंदर थे, जो सारी हुकूमत चलाने में पेश थे, जनरल बाजवा के और साथ इमरान नियाज़ी साहब को बिल्कुल मुकम्मल सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने उनके ज़रिए फ़ौज के अंदर से ही कुछ ऐसे अनासर इकट्ठे किए जो जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ बात करें, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए और उन्होंने 22 नवंबर को 2022 को जो धरना दिया वो धरना नाकाम हो गया। अगर वो धरना कामयाब हो जाता तो वहीं से टर्निंग पॉइंट था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़। वो इन्होंने अपने बयानात के ज़रिए और दूसरे मामला के ज़रिए बहुत कोशिश की, इसको मुतनाज़ा बनाया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला, आप दुनिया में जो है वो प्रोग्राम बनाते हैं, अपने मामला तय करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपनी जो है वो वहाँ से प्रोग्राम बना रहा होता है। तो पाकिस्तान के नसीब के अंदर एक हाफिज़ कुरान जनरल को जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना था। मैंने आपसे 6 माह पहले अपने एक प्रोग्राम के अंदर ख़ास तौर से यूट्यूब के ऊपर ये बताया था कि आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के लिए एक खुश आइंद जनरल साबित होंगे और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह तबारक तआला इनकी क़यादत में परवान चढ़ते हुए हम देखेंगे। अब सूरत हाल कुछ ऐसी ही होती नज़र आ रही है कि इमरान नियाज़ी साहब, क्योंकि अब वो मंजरनामा पीछे चला गया जो इमरान नियाज़ी ने तख्लीक किया था कि जनाब अली कि मैं किसी से नहीं डरता, हम कोई ग़ुलाम हैं। वो सारी चीज़ें अब सामने आती चली जा रही हैं कि ये इन्होंने किस तरह से ग़ुलामी की। एक पेज पर होने के बावजूद भी जो है ये पाकिस्तान को परवान नहीं चढ़ा सके और इन्होंने अंदर बैठकर, जिसे कहते हैं ना, आस्तीन के सांप बनकर हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जो है इक़दामात किए और उनको दुनिया भर के अंदर तज़लील का सामान इकट्ठा करके उनको तज़लील करने की, उनको ज़िल्लत और रसवाई के दहाने पर ले जाने की कोशिश की। और आखिरी इनका हरबा ये रहा कि किसी तरह से पाकिस्तान में सिविल वार हो जाए। इसके लिए उन्होंने इमरान नाम को जो है रेड लाइन करार दे दिया, क्योंकि 22 नवंबर को ये फेल हो चुके थे, पब्लिक इकट्ठी नहीं हो सकी थी। तो इन्होंने कहा कि अब अगर किसी वक्त इमरान खान को जनाब अली अगर उस पर हाथ डाला जाए तो फिर हम मैदान अमल में लिख लेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ बड़े पते की है कि जब इमरान साहब के ऊपर हमला हुआ और इमरान खान साहब ने खुद कहा कि अगर मेरी प्लानिंग होती तो जब मुझ पर हमला हुआ था तो हम क्यों नहीं ये काम करते। जनाब उस वक़्त तक आप इस पोजीशन में ही नहीं थे, आप तैयार ही नहीं थे, आपने ये प्रोग्रामी तरतीब नहीं दिया था कि जनाब अली कि हम आवाम को और अपने इदारों को आमने सामने लेकर आएंगे। उसके बाद ही तो आपने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। और आप ये देखिए कि इधर इमरान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, इधर पाकिस्तान की तूल अर्ज़ के अंदर जहाँ जहाँ वो तंसीबात थी जिनका लिंक हमारे इदारों से था। गिरफ्तार किसने किया था? सिविल हुकूमत ने गिरफ्तार किया था, सिविल हुकूमत के कहने पे गिरफ्तारी की गई थी जनाब अली, लेकिन नैब की वजह से गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन आपने निशाना किन चीज़ों को बनाया? आप गौर करिए जनाब, आपने निशाना सिर्फ और सिर्फ हमारे इदारों यानी आर्मी, एयरफोर्स से वाबस्ता चीज़ों को आपने निशाना बनाया और ख़ास तौर से शोहदा की जो हमारे यादगार थी उनको निशाना बनाया। और मैं शाबाश पेश करता हूँ अपने जनरल साहब को, जनरल आसिम मुनीर साहब को, कि उन्होंने इस मौके पर इंतहाई तदब्बुर से काम लेते हुए आवाम
के ऊपर गोलियां चलाने से परहेज़ किया, गुरेज किया, उन्हें ऊपर डंडे और लाठी बरसाने से गुरेज किया। कहीं ऐसा ना हो कि ये लावा मज़ीद फट जाए और पूरा पाकिस्तान जो है इसकी लपेट में आ जाए, जिसकी वजह से इमरान खान साहब दूसरी मरतबा नाकाम हो गए, जो इन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ बगावत की थी। तो अब वो मुहर्रिकात, वो चीज़ें, वो अनासिर जो इन तमाम चीज़ों में शामिल थे, उनके नाम बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं। मैं अपनी जी शऊर मुसलमाना ने पाकिस्तान से और पाकिस्तान में बसने वाली तमाम आवाम से गुजारिश करूँगा कि आप बेशक आपने जो भी आपकी सियासी जमातें उससे मोहब्बत करते हैं, उनके कायदीन से मोहब्बत करते हैं, ये आपका राइट है, आपका हक़ है, हमारा भी हक़ है। लेकिन जो आपकी दिफा पे मामूर लोग हैं उनसे भी आप मोहब्बत उतनी ही करते हैं, ये हमारी यकीन है हमें इस बात का। तो आप ये देखें कि कौन किसको नुकसान पहुंचा रहा था और कहाँ जाकर किसको फ़ायदा हो रहा था। हमारा पाकिस्तान अगर टूटता है, पाकिस्तान के अंदर मज़ीद अगर ख़राबी पैदा होती है, तो हम अगर सिविल वार की तरफ जाते हैं तो फिर हमारी आइंदा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा। लिहाजा अदलिया को भी चाहिए और मौजूदा हुकूमत जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन करने में बिल्कुल फेल हो चुकी है और जो महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल फेल हो चुकी है, इसको भी होश के नाखून देना चाहिए और जो जल्द से जल्द पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराकर जो मुंतखब नुमाइंदे हों उनको हुकूमत सौंपनी चाहिए। इसी अल्फाज के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ कि पाकिस्तान की सालिमियत हमारी फ़ौज और हमारे इदारों के ही महरूम मिन्नत है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।